फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, और डिप्लोमा की फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में ये कंटिन्यूएशन लेक्चर है एमटीबी एक्ट 1971 के सेकेंड लेक्चर में, जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एमटीबी एक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके साथ वो कंडीशन जहाँ पे एमटीबी परफॉर्म किया जा सकता है, और फिर बहुत सारे प्रोविजन जो एमटीबी एक्ट में देखा गया कि क्या बैकग्राउंड था, किस बेसिस पे ये एमटीबी एक्ट हमारे सोसाइटी पे लागू हुआ था अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्लियामेंट, और ये कहाँ पे लागू किया जाता है, किस एरिया पे बैन था, और बहुत सारे चीजें देखे थे। वही लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने वाले हैं एमटीबी एक्ट के सेकेंड पार्ट, जहाँ पे हम और कुछ पॉइंट के बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप पहला लेक्चर देखिए, जो आपके ऊपर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और सजेशन में भी दिया गया है, तो काइंडली follow the previous lecture, then only we can understand the today's content. Okay, so this is the second part, that is the act passed in the Indian Parliament in 1971 to restrict the abortion in India and to legalize the abortion in India. Okay, जैसे कोई भी कुछ प्रॉब्लम होता है बेबीज में भी या मदर में या किसी सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे प्रेगनेंसी अवॉइड करने पे क्या होता है कि दोनों बच्चे या मम्मी या मदर्स के लिए अच्छा होता है, उस कंडीशन में उसे अवॉइड करना चाहिए, और उसके हिसाब से गवर्नमेंट भी परमिशन देता है कि उसे लीगलाइज कंडीशन से टर्मिनेट करवाया जाए। तो वही एम्स एंड ऑब्जेक्टिव था। तो अब यहाँ पे ये पॉइंट है कि हु कैन परफॉर्म, जो कौन कर सकता है। मैंने बताया था कि जनरली ये किया जाता है अप टू 20 वीक्स। ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो अभी इसे 2020 में एक अमेंडमेंट बिल आया है प्रेगनेंसी एक्ट में, जहाँ पे 20 वीक से उसे बढ़ा के 24 वीक तक भी कर दिया गया है अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो लेकिन अगर जो पहले वाले एक्ट था जहाँ पे बोला गया था अप टू 20 वीक्स इट कैन टर्मिनेटेड, लेकिन उसमें भी 2 स्टेज था। अगर आप जनरली जो प्रेगनेंसी है वो 12 वीक तक है, ठीक है, अप टू 12 वीक 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के एडवाइस की जरूरत होता है, और साथ ही साथ अगर 12 वीक से 20 वीक तक का प्रेगनेंसी है तब 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के एडवाइस की जरूरत होता है, तभी जाके वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराया जा सकता है। अब यहाँ पे ही टर्म है ये जो आरएमपी, ओनली आरएमपी विद प्रिस्क्राइब्ड रिक्वायरमेंट्स कैन डू दिस फॉर्मेलिटीज। ठीक है, वो क्या प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, that is recognized qualification under IMC Act। ओके, recognized qualification मतलब वो डॉक्टर तो है, उसके जो भी एमबीबीएस डिग्री है या दूसरे कोई भी डिग्री जिसके बेसिस पे वो परफॉर्म कर रहा है, वो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। ओके, अगर इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत वो रिकॉग्नाइज्ड होगा, दैट मींस हु हैज नेम इन स्टेट रजिस्टर, मतलब उसके जो भी नाम है वो हर स्टेट के अकॉर्डिंग स्टेट मेडिकल काउंसिल होता है, उस स्टेट मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग एक रजिस्टर बनता है, तो उसके नाम उस स्टेट मेडिकल रजिस्ट्रेशन के रजिस्टर में होना चाहिए। हो सकता है वो यूपी का, हो सकता है वो उत्तराखंड का हो सकता है दिल्ली का हो सकता है किसी दूसरे स्टेट का हो सकता है, तो किसी भी स्टेट का हो तो उस स्टेट के जो भी स्टेट मेडिकल काउंसिल के अंदर जो रजिस्टर है उस रजिस्टर में उसका नाम होना चाहिए, मतलब उसका पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। साथ ही साथ एक्सपीरियंस इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी एज पर एमटीपी रूल्स। ठीक है, एमटीपी एक्ट जो पास हुआ था 1971 में, उसके बाद एमटीपी रूल्स आया था 1975, तो उस रूल्स के दौरान कुछ रूल्स बताया गया था कि अगर एमटीपी परफॉर्म किया जाता है, कोई अगर करता है, तो उसके रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर तो हम बोल रहे सही बात है, लेकिन उसका प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो एक्सपीरियंस क्या है अकॉर्डिंग टू एमटीपी रूल्स 1975 जनरली कहा जाता है कि एटलीस्ट 25 वो एबॉर्शन में उसका एक्सपीरियंस हो, मतलब किसी फेलो सर्जन के साथ उन्होंने किया है तभी जाके वो परफॉर्म करे। नहीं तो अगर कोई भी हाउस सर्जन होता है, हाउस सर्जन के साथ साथ एटलीस्ट 6 महीने का उसमें ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, तभी जाके वो ये एमटीपी परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो दैट इज हु कैन परफॉर्म। नेक्स्ट प्लेसेस, मतलब कहाँ पे कोई भी जो भी डॉक्टर है या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वो अपना एमटीपी परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, या कोई भी पेशेंट अगर एमटीपी कराना चाहता है या कोई भी विलिंग पर्सन जो एमटीपी कराना चाहते हैं वो कहाँ पे कराए,
तो इट कैन बी ओनली डन इन, ये लिखिए, देखिए यहाँ पे टर्म है ओनली, मतलब केवल मात्र वहीं पे कराया जा सकता है। कहाँ पे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जो सरकारी हॉस्पिटल है, ठीक है, जहाँ पे प्रॉपर सुविधाएं है, तो वहां पे ही कराया जा सकता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। नहीं तो दिस इज नंबर 1। नंबर 2, एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लेसेस प्रोवाइडेड दैट इट हैव नेसेसरी रेमेडीज, मतलब कोई भी, जो भी राज्य सरकार द्वारा अप्रूव प्लेस होता है या राज्य सरकार द्वारा अप्रूव कोई भी हॉस्पिटल होता है, नर्सिंग होम होता है या क्लिनिक होता है या एबॉर्शन सेंटर हो सकता है, वो होना चाहिए क्या कि स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव, सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूव की जरूरत नहीं होता है। स्टेट जो मेडिकल काउंसिल है, उस मेडिकल काउंसिल या प्रॉपर तरीके इंस्पेक्शन के बाद उसे अप्रूव जगह होना चाहिए जहां पे प्रॉपर रेमेडीज, मतलब जो भी सुविधाएं होनी चाहिए वो प्रॉपर सुविधा हो। और वो क्या है? दैट इज प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज, सारे के सारे मेडिकल फैसिलिटीज, लाइक जहाँ पे आप प्रेगनेंसी के टर्मिनेट कराओगे तो उसके लिए एक प्रॉपर बेड होना चाहिए, टेबल होना चाहिए जिसके ऊपर आप लेटर पे प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराओगे, साथ ही साथ कंप्लीट जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, अदर एबिलिटीज चाहिए होता है, वो कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही साथ एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड सपोर्ट स्टाफ, मेडिकल प्रैक्टिशनर जो आरएमपी या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वो तो करेंगे, साथ ही साथ और जो सपोर्ट स्टाफ है, सपोज कि नर्स है या वार्ड बॉय है या कोई भी अदर्स फैसिलिटीज, जो भी एक्सरे या अल्ट्रासोनोग्राफी कराने के लिए प्रॉपर टेक्नीशियन है, वो सारे सपोर्ट स्टाफ, प्रॉपर क्वालिफिकेशन उनका होना चाहिए, साथ ही साथ प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए टर्मिनेशन के लिए, साथ ही साथ सलाइन एंड फ्लूइड रिप्लेनिशिंग फैसिलिटीज, मतलब किसी भी कंडीशन पे अगर जो भी पेशेंट है उस पेशेंट में कोई भी फ्लूइड की कमी आता है या नॉर्मल कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होता है, तुरंत वो सलाइन दिया जाए या प्रॉपर जो भी डेक्स्ट्रोज हो या नॉर्मल रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन हो, वो सारे सॉल्यूशन की फैसिलिटीज वहां पे रहे ताकि कुछ भी कंडीशन, वर्स्ट कंडीशन कुछ भी हो तो उसे एटलीस्ट वो सारे सिचुएशन या सुजन सुविधाएं दिया जाए वहां पे, ठीक है। तो ये था द प्लेसेस वेयर वन कैन परफॉर्म द एमटीपी। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ एडमिशन रजिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी जगह पे कोई भी पेशेंट को कोई एडमिट करा रहा है फॉर द एमटीपी, वहां पे एक रजिस्टर को मेंटेन करके रखना पड़ता है, और उस रजिस्टर के मेंटेनेंस अकॉर्डिंग टू 1975 में जो एमटीपी रूल्स हुआ था उस रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और उसमें क्या कहा गया है? As per the MTP rules 1975, the register shall be maintained by head or owner of the place, मतलब कोई भी अगर हॉस्पिटल होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल, तो हर हॉस्पिटल का एक हॉस्पिटल हेड होता है या सुपरवाइजर होता है जिसके जगह पे जनरली ही और सी इज responsible or whole and sole responsible for the entire activity that is performed under these hospitals or government facilities। तो उस हेड के पास ही वो रजिस्टर होना चाहिए जहाँ पे हर जो एमटीपी परफॉर्म कराते हैं उसका नाम होगा। नहीं तो ओनर, मतलब अगर कोई भी प्राइवेट प्लेसेस होता है जहाँ पे कोई हेड नहीं है तो उस प्राइवेट प्लेस का कोई ओनर होगा, उस ओनर के साथ वो रजिस्टर होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, serial number should be given to every entries according to year, मतलब जितने भी एंट्री एक साल में आता है, साल के साथ साथ उसमें सीरियल नंबर दिया जाएगा। मतलब सपोज इस साल, सपोज यहाँ पे एग्जांपल दिया गया 17/27, मतलब ये 2021 का 17 नंबर केस है, उसके साथ डेट लिखा जाएगी कौन से डेट को वो एडमिट हुआ था जिसके ऊपर एमटीपी परफॉर्म कराया गया है। तो जब जैसे मेडिकल ऑडिट होता है या साथ ही साथ कुछ भी इंस्पेक्शन आता है तो वो रजिस्टर चेक करते हैं कि प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द मेंटेनेंस ऑफ एडमिशन रजिस्टर। नेक्स्ट, it is a secret register and disclosure of information is strictly prohibited। आपको सुनने से ही लग रहा है कि दिस एक्ट इज सीक्रेट ऑपरेशन, और ये सीक्रेट ऑपरेशन के लिए जनरली जो इंफॉर्मेशन है कि कौन कराया है, किस सिचुएशन में कराया है, वो सारे उसके मेडिकल हिस्ट्री के साथ सीक्रेट रखा जाता है। और साथ ही साथ ये है कि किसी को आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो, किसी पब्लिक प्लेस में किसी के बारे में इस बात नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ अगर कोई देखना चाहे तो आप उसे दिखा नहीं सकते हो।
हाँ कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है जिसके पास प्रॉपर या परमिशन है हायर अथॉरिटी का, तब वो रजिस्टर वो देख सकता है, या क्रिमिनल ऑफेंस के लिए या दूसरे किसी रीजंस के वजह से वो देख सकता है, लेकिन नहीं तो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, दिस इज द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस एमटीपी एक्ट। मतलब क्या क्या ऑफेंस है और उसके बेसिस पे क्या पेनल्टीज लगाया जाता है। एनी पर्सन हु इज नॉट ए आरएमपी, मतलब कोई भी व्यक्ति जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, मतलब डॉक्टर नहीं है, बट एंगेज्ड इन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी should be liable to imprisonment or fine up to 1000 rupees or both। मतलब कोई भी व्यक्ति जो डॉक्टर नहीं है, प्रॉपर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अगर उनमें वो सारे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग नहीं है, साथ ही साथ वो एमटीपी परफॉर्म करने में एंगेजमेंट होता है या एंगेज होता है, तो उनको क्या किया जाएगा कि प्रॉपर तरीके से इम्प्रिजनमेंट किया जा सकता है। अब इम्प्रिजनमेंट का टाइम नहीं लिखा है, मतलब वो गुनाह के ऊपर या ऑफेंसेस के ऊपर डिपेंड होकर वो चेंज हो सकता है। हो सकता है 1 मंथ, हो सकता है 3 मंथ, हो सकता है 6 मंथ या 1 ईयर, साथ ही साथ 1000 रुपीज फाइन हो सकता है, या उसके ज्यादा भी हो सकता है, नहीं तो दोनों के दोनों एक साथ भी हो सकता है। तो दिस इज द प्रोविजन लेड डाउन बाय दिस एक्ट। और साथ ही साथ नॉन ऑथराइज्ड पर्सन शुड नॉट इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन एनी एक्टिविटी अंडर दिस एक्ट। मतलब कोई भी नॉन ऑथराइज्ड पर्सन, सपोज मैं आई एम नॉट ए ऑथराइज्ड पर्सन, मैं किसी भी कंडीशन में किसी भी सिचुएशन में एमटीपी एक्ट के थ्रू अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है। अगर कराता हूं तो मेरे साथ भी वही हो सकता है, जो भी ऑफेंसेस पेनल्टीज के अंदर प्रॉपर इम्प्रिजनमेंट या जेल और उसके साथ साथ फाइन या दोनों हो सकता है, तो वो रहेगा, ठीक है। तो ये एमटीपी एक्ट के जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो आज खत्म हुआ। तो इस क्लास में, इस टॉपिक में हमने 2 क्लास लिया, जहाँ पे पहले क्लास में एम्स, ऑब्जेक्टिव, बैकग्राउंड, साथ ही साथ वो सिचुएशन जहाँ पे एमटीपी परफॉर्म कराया जा सकता है, और आज हमने कौन एमटीपी परफॉर्म कर सकते हैं, उसके क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, साथ ही साथ कहाँ पे एमटीपी परफॉर्म कराया जाता है या कराया जा सकता है, साथ ही साथ एडमिशन रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है, और इस रूल एक्ट के थ्रू क्या रूल्स रेगुलेशन के अवॉइडेंस पे या जो भी आप नहीं परफॉर्म करोगे तो ऑफेंसेस और पेनल्टीज क्या है वो बताया गया। थैंक यू फ्रेंड्स, होप you enjoyed the lecture, and if you have any query regarding this MTP Act or any topics regarding the pharmaceutical jurisprudence, you can just pin the comment under the comment section. I will definitely try to answer those questions. Thank you and have a nice day.